नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जी के रीजनिंग और शिक्षण अभिरुचि के बारे में। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सकें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कह रहा है, गार्डन बड़ा बाग स्थित है। जो गार्डन बड़ा बाग है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, जैसलमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़ और हनुमानगढ़। कौन सी जगह स्थित है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है, लूनी नदी का जल अपने उद्गम से किस स्थान तक मीठा रहता है और फिर खारा हो जाता है? तो वो स्थान बताना है कि कहाँ तक मीठा रहता है और उसके बाद में खारा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बालोतरा तक ये जल मीठा रहता है, बालोतरा के बाद में जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। ठीक है। और ये अगर बात करें लूनी नदी की, तो ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम कहाँ है? नागपाड़ की पहाड़ियाँ हैं। नागपहाड़ी है, ये कहाँ पर है? ये है कहाँ पर? अजमेर में। अजमेर में है। ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है इसकी कितनी? 495 किलोमीटर। 495 है कुल लंबाई। ठीक है। और अगर बात करें इसकी राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर। ठीक है। ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। राजपूताना में कौन सा एकमात्र गैर राजपूत गढ़ है जो शक्तिशाली किलों में से एक है तथा जिसने बार बार हुए हमलों को झेला है? देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं किस किले की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो दे रखा है कौन सा है? हिंडौन क्या किला, ऑप्शन दे रखा है लोहागढ़, आमेर, लक्ष्मणगढ़। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लक्ष्मणगढ़, नहीं सॉरी लोहागढ़। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, लोहागढ़। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, जूना महल कहाँ स्थित है? अगर जूना महल की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अलवर। कौन सी जगह स्थित है? तो यहाँ पर बात होगी किसकी? जूना महल की। तो वो होगा कौन सा? डूंगरपुर। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कौन सा दे रखा है? राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो ये तो आप सभी को पता है कि गुरु शिखर सब में सभी में दे रखा है, और सभी में कहाँ पर? लास्ट में। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा है? गुरु शिखर है। ठीक है। अगर उसके बाद की बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी? बढ़ते हुए क्रम की, तो यहाँ पर अगर बात करें तो नाग पहाड़ की अगर चोटी की बात करें तो ये कितना किलोमीटर है? तो ये मीटर है, तो ये है 795 मीटर। ठीक है। अगर दिलवाड़ा की बात करें तो ये कहाँ की है? देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कौन सा होगा? यहाँ पर देखो इसकी बात करें, दिलवाड़ा की बात करें तो ये कौन सी ऊंचाई होगी इसकी? इसकी होगी 1442 मीटर। ठीक है। उसके बाद में खो दे रखा है। खो की अगर बात करें तो खो की जो ऊंचाई की बात होगी तो वो कितना होगा? 920 मीटर। ठीक है। और आपको पता है गुरु शिखर की तो ऊंचाई कितनी होती है? 1722 मीटर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ये दिलवाड़ा तो क्या बड़ा है किससे? खो से। लेकिन यहाँ पर देखो बीच में आ गया तो इसका मतलब ऑप्शन ये तो नहीं होगा। खो यहाँ नागपहाड़ से बड़ा है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 2 की बात करें तो खो पहले दे रखा है जबकि नागपहाड़ दूसरा दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप उनको पता है ऊंचाई के बारे में पता है, तो फिर हम इसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है। अगर बात करें पहाड़ की तो ये कहाँ पर है? ये अजमेर में है। खो कहाँ की पहाड़ी है? ये जयपुर की है। और दिलवाड़ा की बात करें तो ये सिरोही की, और गुरु शिखर तो आप सभी को पता है सिरोही के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर एक साइड दे रखा है पर्यटन स्थल और दूसरी साइड दे रखा है जिला। ठीक है। हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो पर्यटन स्थल दे रखा है कौन सा? पांडुपोल। इसके लिए जिला दे रखा है कौन सा? अलवर। सास बहू मंदिर ये दे रखा है नागदा। मीठे शाह की पीर मीठे शाह की दरगाह ये दे रखा है झालावाड़। और मंडोर ये दे रखा है जयपुर। अब आप सभी को पता ही है कि कौन सा गलत हो गया? मंडोर वाला गलत हो गया, क्योंकि मंडोर कहाँ पर है? अगर मंडोर की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? जयपुर में नहीं होकर ये है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में।
तो यहाँ पर अब जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है 7 नंबर, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा की किस्म फसल किसके संबंधित है। ये हमें बताना है किससे संबंधित है, कौन सी नरमा किस्म। ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो गन्ने से संबंधित है, कपास से संबंधित है, तंबाकू से या जोजोबा से संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर नरमा की बात करें तो ये कपास की किस्म है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और जो कपास की किस्म होती है वो अमेरिकन कपास होता है, मालवी कपास होता है, मरु विकास संकर किस्म है एक तरीके से। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 8 नंबर, सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। जो सोनाड़ी नस्ल है उसकी भेड़ें है ना, वो राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो दे रखा है पाली, नागौर, सिरोही और उदयपुर। कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, किसके लिए, सोनाड़ी भेड़ के लिए। तो सोनाड़ी भेड़ की नस्ल वाली जो भेड़ें हैं वो कहाँ पर पाई जाती है, उदयपुर में। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है हमारे पास, गटियाला जो प्राकृतिक अभिलेख है किस शासक से संबंधित है। तो गटियाला जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है, प्रतिहार ककुक्का से या प्रतिहार तदत से या प्रतिहार वत्सराज, प्रतिहार नागभट्ट। कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें किसकी, गटियाला जो शिलालेख है उसकी, तो अगर बात कर रहे हैं तो ये किसके लिए, किस शासक से संबंधित है, तो ये है प्रतिहार ककुक्का की। ठीक है, ककुका से संबंधित है। अगर बात करें शिलालेख की तो ये 861 ईस्वी का है, और ये स्थान की बात करें तो ये कहाँ पर है, जोधपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सी श्रेणी के राज्य में रखा गया है, प्रथम श्रेणी के राज्य, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के या श्रेणी डी राज्य के में, कौन सी में रखा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सी होगी, बी होगी ऑप्शन, यानी द्वितीय श्रेणी के अंदर रखा गया है किसी राजस्थान को। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारे पास, चंबल नदी किस जिले से होकर नहीं गुजरती। यहाँ पर दे रखा है चंबल नदी कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती, कौन से नहीं गुजरती ये हमें बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखा है कोटा, धौलपुर, करौली और झालावाड़। कौन सा जिला होगा जहाँ से ये नहीं गुजरती। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, झालावाड़ से होकर नहीं गुजरती। ठीक है, अगर बात करें किधर से, कौन कौन से राज्य से गुजरती है, वो ज़िले से गुजरती है, तो चित्तौड़गढ़ से, कोटा से, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इनसे होती हुई यूपी में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है ना, विलय हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कौन सा, 12 नंबर, राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले हैं। जो राजस्थान के सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले हैं, कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन में दे रखा है कोटा, जयपुर, धौलपुर, बी ऑप्शन में दे रखा है श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर, सी ऑप्शन में दे रखा है कोटा, टोंक, बूंदी, जालोर, और डी ऑप्शन में दे रखा है अजमेर, पाली और दौसा। कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें किसकी, सरसों के उत्पादन में, तो यहाँ पर ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, गंगानगर, अलवर और भरतपुर। ठीक है, और अगर आप सभी को पता ही होगा कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, सेवर, भरतपुर में है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, भरतपुर, सेवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, जो व्यक्ति शिक्षण कार्य करवाता है वह पहले, यहाँ पर देखो 2 रिक्त स्थान दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि वो क्या वो देखो यहाँ पर कह रहा है जो व्यक्ति शिक्षण कार्य करवाता है वह अध्यापक, पहले अध्यापक और बाद में कर्मचारी, पहले कर्मचारी बाद में अध्यापक, पहले मित्र बाद में अध्यापक या प्रधानाध्यापक। कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्या होगा, वो अध्यापक रहेगा, उसके बाद में कर्मचारी है। ठीक है ना। चलिए, शिक्षण कार्य कराने के लिए जो पहले कौन होगा, अध्यापक होगा, और वो बाद में कर्मचारी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छात्रों को ज्ञान देने के लिए अध्यापक को होना चाहिए, छात्रों को ज्ञान देने के लिए अध्यापक को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आलसी, अध्ययनशील,
सक्रिय या प्रसन्नचित्त कौन सा होना चाहिए? तो अध्यापक को अगर छात्रों को ज्ञान देना है तो वो होना चाहिए कौन सा? अध्ययनशील। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ब अपना राइट आंसर हो जाएगा, अध्ययनशील होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक नेता का गुण नहीं है? देखो, निम्न में से कौन सा एक नेता का गुण नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात करें नेता का गुण कौन सा नहीं है, तो प्रभावी संप्रेक्षण यानी कि जो अच्छे से बोल सके, प्रभावित कर सके अपने वार्तालाप से। ठीक है, निष्पक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, यानी ये दोनों तो होने चाहिए। निम्न समायोजन क्षमता, देखो निम्न समायोजन क्षमता होगी तो वो कुछ अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, जो समायोजन के लिए उच्च गुणवत्ता होनी, उच्च क्षमता होनी चाहिए कि सभी से समायोजन कर सके। ठीक है, निम्न समायोजन होगा तो वो किसी से अगर समायोजन ही नहीं कर पाएगा तो अपनी बात नहीं रख पाएगा, और अपनी बात नहीं रख पाएगा तो वो एक प्रभावी नेता नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा कक्ष का नेता होता है? कक्षा कक्ष का नेता होता है प्रधानाध्यापक, अध्यापक, मॉनिटर, यहाँ पर मॉनिटर है, ठीक है ना, या फिर होशियार बालक। कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर वो कौन सा? बी ऑप्शन। अगर कक्षा कक्ष के लिए पूछे तो अध्यापक नेता होगा, और अगर विद्यालय के लिए नेता पूछे तो उसके लिए कौन होगा? प्रधानाध्यापक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा आंसर होगा कौन सा होगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामान्य तौर पर कक्षा का मॉनिटर जाना चाहिए, सामान्य तौर पर जो कक्षा का मॉनिटर है ना, वो बनाया जाना चाहिए। किसको बनाना चाहिए? प्रधानाध्यापक का पुत्र, शारीरिक बलवान छात्र, होशियार व बुद्धिमान छात्र, या जान पहचान वाले छात्र को। कौन से ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा? तो आप सभी को पता है कि अगर मॉनिटर बनाना है तो वो होशियार होना चाहिए और बुद्धिमान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 18, नेता वह हैं जो समूह के कल्याण की बात करें, को बाध्य रखें, का शोषण करें, पर निरंकुश राज करे। कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा? तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेता वह होता है जो समूह के कल्याण की बात करे, समूह के कल्याण की बात करे वो नेता होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक नेता के रूप में शिक्षक के गुण होना चाहिए। एक नेता के रूप में शिक्षक में गुण होना चाहिए। क्या गुण होना चाहिए? भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, अध्ययनशील होना चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए। कौन सा यहाँ पर गुण होना चाहिए? तो बिल्कुल ये तीनों गुण होने चाहिए अध्यापक में, जब नेता के रूप में उसको देखे जाए तो यहाँ पर डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से शिक्षण का स्तर नहीं है। निम्न में से शिक्षण का स्तर नहीं है। स्मृति स्तरीय शिक्षण, सूक्ष्म स्तरीय शिक्षण, अवबोध स्तरीय शिक्षण, या चिंतन स्तरीय शिक्षण। कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म स्तरीय शिक्षण का स्तर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, या पाठ्यपुस्तक। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है किसमें? शिक्षण जो क्षेत्र है उसमें। तो यहाँ पर अगर शिक्षक इंपॉर्टेंट होता है या शिक्षार्थी इंपॉर्टेंट होता है, पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक, निम्न में से कौन सा इंपॉर्टेंट होता है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थी या विद्यार्थी, ठीक है, या फिर छात्र, ये होता है इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, विभिन्न व्यवसायों के प्रशिक्षण के अंतर्गत नगर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से लोगों को आमंत्रित कर विद्यार्थियों से मिलाना चाहिए। ऑप्शन दे रखा है, प्रशिक्षण में सुधार होगा, मूल्यांकन होगा, उत्साहवर्धन होगा, या सहायता मिलेगी। ऑप्शन कौन सा यार राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर बात करें तो उत्साहवर्धन होगा। किस में होगा? छात्रों में उत्साहवर्धन हो गया। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? विभिन्न उद्यमियों को अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित करने से क्या होगा? समाज विद्यालय में संबंध स्थापित होता है, उद्योगों की जानकारी मिलती है, नगर के बारे में ज्ञान बढ़ता है, मनोरंजन होता है। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अगर उद्यमियों को यहाँ पर अतिथि के रूप में आमंत्रित करें तो समाज और विद्यालय में संबंध स्थापित होता है। ठीक है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 24 नंबर,
24 नंबर से क्वेश्चन से हमारी जो रीजनिंग है वो चालू हो गई है। तो यहाँ पर अगर 24 नंबर की बात करें तो क्या कह रहा है, ऑप्शन जो क्वेश्चन दे रखा है, मोची अनुपात चमड़ा समानुपात दर्जी अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब आप सभी को पता है कि समानुपात के इस साइड वाले दोनों हैं, उन दोनों में जो संबंध है वो समानुपात के इस साइड वालों में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखो मोची चमड़े का कार्य करता है, ठीक है, और दर्जी किसका कार्य करता है, कपड़े का कार्य करता है। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। यदि क्यू का अर्थ जोड़ना है, जे का अर्थ गुणा है, टी का अर्थ घटाना है और के का अर्थ भाग देना है, तो 30 के 2 क्यू 3 जे 6 टी 5 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये समीकरण दे रखी है। तो यहाँ पर अगर समीकरण की बात करते चले तो सबसे पहले क्या आएगा, 30 आएगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 30, ठीक है। उसके बाद में के दे रखा है, अगर हमें पता है के का अर्थ क्या होता है, भाग देना होता है, तो यहाँ पर भाग का सिंबल आ जाएगा और आगे क्या है 2 है। फिर क्यों है, अगर क्यों का देखोगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है, जोड़ दे रखा है। क्यों का अर्थ क्या है, जोड़ना होता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 3 आ जाएगा। फिर जे है, जे का अगर देखोगे तो गुणा करना होता है, तो गुणा करोगे किससे, 6 से। उसके बाद में क्या देगा, टी दे रखा है, अगर टी की बात करेंगे तो क्या हो रहा है, घटाना होगा कितने को, 5 को, और बराबर जो क्वेश्चन मार्क है। हमें इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले भाग सोल्व होगा। तो अगर 30 में 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। प्लस फिर गुणा सोल्व होगा, तो यहाँ पर गुणा करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, फिर माइनस कितना आएगा, 5 आएगा, बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर इसको सोल्व करें तो देखो 18 यहाँ 15 है और यहाँ पर 5 है माइनस के, तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे, प्लस के 10 बच जाएंगे और प्लस के 18, प्लस के 10 और प्लस के 18 कितने हुए, 28। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, 28। 28 ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए स्वाति ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। देखो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा किसने, स्वाति ने कहा। तो स्वाति क्या कह रही है कि वो हैं, जो ये तस्वीर है ना, वह मेरे दादा, यानी स्वाति का कौन होगा, पिता होगा, और उसका दादा होगा। यहाँ स्वाति का कौन होगा, दादा, यहाँ कौन है, पिता। अब ये कह रही मेरे दादा के इकलौते पुत्र, दादा का इकलौता पुत्र मतलब स्वाति का पिता होगा, का बेटा है। तो स्वाति का वो जो पिता है, पिता का बेटा है, तो यहाँ पर वो बेटा होगा। तो ये कह रहा है कि व्यक्ति स्वाति से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो तस्वीर वाला व्यक्ति है वो स्वाति से किस प्रकार संबंधित है। देखो स्वाति का दादा है, दादा का इकलौता बेटा यानी स्वाति का पिता होगा, और पिता का पुत्र यानी स्वाति का भाई होगा वो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वाति का भाई होगा, तस्वीर वाला व्यक्ति कौन है, स्वाति का भाई है। ठीक है ना, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, पुलिस, सजा, अपराध, न्यायाधीश व निर्णय। देखो इसको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले क्या होगा। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपराध हो रहा है। ठीक है, अपराध के बाद में क्या होगा, वहाँ पर पुलिस आएगी। ठीक है, पुलिस आ जाएगी, पुलिस आएगी, फिर उसके बाद में क्या होगा, पुलिस आएगी तो उसके बाद में उसको क्या होगा, न्यायाधीश के पास लेके जाना जाएगा। न्यायाधीश क्या करेगा, उसको निर्णय देगा, और निर्णय में क्या है, उसके सजा है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित होगा। तो यहाँ पर अगर 3 से स्टार्ट होने वाले अगर ऑप्शन देखें तो डी ऑप्शन और ए ऑप्शन है, तो यानी कि बी और सी तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। फिर बाद में ए दोनों में एक एक दे रखा है, फिर देखो 4 और फिर 5 और फिर 2, यानी डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सीक्वेंस बैठा वो डी ऑप्शन में बना तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, अक्षर और प्रतीक श्रृंखला आमतौर पर अक्षरों, संख्याओं या दोनों के अनुक्रमित क्रम के रूप में तैयार की जाती है। गणितीय संक्रियाओं, वर्णमाला क्रम में किसी भी अक्षर की नियुक्ति आदि इस पर आधारित हो सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है, सीरीज़ दे रखी है। ठीक है, और उस सीरीज़ के अंदर आगे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखोगे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एफ बी जी है, यहाँ पर जी बी एफ है। आपको कुछ समझ में आया है यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर आगे देखें तो एच बी आई है, फिर आई बी एच है। इससे भी आपको समझ में आया होगा कुछ तो, कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 और 7 है, उनको पलट दिया गया है। यहाँ पर 8 और 9 को है, उनको पलट दिया गया है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा और 11 आएगा, और बीच में क्या आएगा, बी आएगा। 10 पे पता है क्या आता है, 10 पे जे आता है। बी तो बीच में है ही, सभी में कॉमन है बी तो, और लास्ट में क्या है, के आएगा। अगर इसकी बात करें तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, एक दूसरे को क्या किया है, पलटा गया है। देखा, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। अगर इससे आगे वाला और क्वेश्चन मार्क पूछता तो क्या होता, के बी जे होता। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर।
शाम 6:15 घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के न्यून कोण, तो बीच में न्यून कोण बनेगा वो बताना है कितना डिग्री होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एक फॉर्मूला आपको सभी को पता है, कौन सा होता है, 11 × मिनट माइनस 60 × घंटे बटा 2। तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, इंटू मिनट कितना है 15 है, माइनस 60 इंटू घंटे कितने हैं 6 हैं, बटा कितना करोगे 2। अगर 15 को 11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 165 आएगा, ठीक है 165 आ जाएगा। और अगर इसको 6 का 36 यानी 360 आएगा, बटा कितना आएगा 2। अगर यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो सभी में मोड लगा के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, अगर इनको माइनस करें तो यहाँ पर बचेगा कितना 195 बचेगा, 195 बटा 2। इसका भाग दोगे तो कितने में 9 बार जाएगा, बच गया एक तो 7 बार जाएगा और .5 यानी 97.5 डिग्री होगा। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है A B C D और E 5 मित्र हैं, इनमें से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। C A और E से लंबा है, ये कह रहा है C है ना वो A और E से लंबा है, C A और E से क्या है लंबा है, ठीक है। और B और D से छोटा है, ये कह रहा है और B और D से छोटा है, तो B और D से क्या है छोटा है, ठीक है। सिर्फ एक व्यक्ति E से छोटा है, देखो एक व्यक्ति E से छोटा है, C से E और A दोनों छोटे हैं, तो ये क्या होगा, A क्या होगा E से छोटा होगा, A क्या होगा E से छोटा होगा, E किससे छोटा होगा C से छोटा होगा, और C है ना वो B और D से दोनों से छोटा है, इसके आगे कुछ नहीं करा। तो सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा कौन A सबसे छोटा होगा, A कौन से ऑप्शन में 3 नंबर में, 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा इतने क्वेश्चन थे आज के लिए। तो आज का सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।